नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC110 के चैप्टर नंबर 14 की चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर का नाम होगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़िए, ताकि कौन सी वीडियोस अपलोड की जाएंगी और कौन सी वीडियो अपलोड नहीं की जाएंगी, इन सब के बारे में आपको पहले से ही जानकारी रहे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहां हमें इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और साथ ही साथ वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये संग्राम सफल नहीं हुआ, जिसके परिणाम था हमें 90 साल और ज़्यादा इंतजार करना पड़ा अपनी आज़ादी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में इस प्रस्तावना के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने 13 चैप्टर की वीडियो में बताया था आपको, एक विद्रोह और क्रांति में क्या अंतर होता है, कि एक क्रांति जब सफल हो जाती है तो उसे हम क्रांति कहते हैं, और जब क्रांति असफल हो जाती है तो उसे विद्रोह कहते हैं। तो जब हम 1857 के विद्रोह को पढ़ते हैं तो ये भारतीय जनता की मुक्ति के किए गए संघर्षों में एक सबसे बड़ा संघर्ष रहा है, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। कई बार तो इस विद्रोह में ऐसा लगने लगा कि ये विद्रोह सफल हो जाएगा और भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा। सिर्फ सिपाहियों के विद्रोह से शुरू हुआ यह विद्रोह देखते ही देखते बड़े पैमाने पर किसान, आदिवासी, महिलाओं, पुरुष, आम जनता का विद्रोह बन गया। देखते ही देखते मेरठ की छावनी से शुरू हुआ यह विद्रोह देश के अधिकतर हिस्सों में फैल गया। आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस की घेराबंदी कर दी गई। अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, बिहार और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में यह विद्रोह फैल गया। लेकिन फिर भी जब हम इस विद्रोह को इतनी उत्सुकता के साथ पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि पूरे देश की टोटल 10% जनसंख्या भी इस विद्रोह में शामिल नहीं हुई। यानी कि एक तरफ तो जब हम किताबों का अध्ययन करते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ भाई पूरा भारत इस विद्रोह में शामिल हुआ होगा, लेकिन जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस विद्रोह में 10% जनता नहीं शामिल हुई थी। यही रियलिटी है। इसी वजह से ये विद्रोह असफल हो गया। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि विद्रोह के कारण क्या थे। तो 1857 के विद्रोह के जो कारण थे वो थी सबसे पहले ब्रिटिश की आर्थिक नीति, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल जीरो कर दिया था। कृषि व्यवस्था को पूरी तरीके से उन्होंने निचोड़ दिया था। भारत के व्यापारियों को, कारीगरों को बेरोजगार कर दिया था। तो परिणाम तक किसान, व्यापारी, शिल्पकार इस विद्रोह में इसलिए शामिल होंगे, जहां सबसे पहले किसानों की बात की जाएगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश था, और सबसे ज़्यादा जो राजस्व मिलता था, सबसे ज़्यादा जो आमदनी होती थी वो कृषि से होती थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन फिर भी इसकी भी आमदनी का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो भूमि ही था। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब प्रशासन हुआ बक्सर के युद्ध के बाद, तो इन्होंने तरह तरह की नीतियाँ शुरू करी ताकि ये कृषि से ज़्यादा कर की वसूली कर सकें। चाहे वो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे महलवाड़ी व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य कृषि में सुधार करना नहीं, बल्कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा शोषित करना था, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कर की उगाही करना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति की जा सके। इवन किसानों को उनकी भूमि पर जो स्वामित्व था वो भी उनसे छीन लिया गया और उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया। जो राजभक्त जमींदार थे, यानी कि जो ब्रिटिश की गुलामी करते थे, उन जमींदारों को उच्च स्वामित्व दिया गया और उन्हें अधिकार दे दिए गए कि उन किसानों से ज़बरदस्ती कर की वसूली करें। परिणाम ये हुआ कि किसानों की उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे लगान के रूप में ले लिया जाने लगा, और अगर वो लगान नहीं अदा कर पाते तो उन्हें बड़े पैमाने पर दंडित किया गया। ऐसे में किसान ये सोचता था उसकी निम्न स्थिति का जो जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ है ब्रिटिश। इसलिए किसान विद्रोह की इस आग में कूद गया और अपने अधिकारों की डिमांड उसने की। किसान व्यग्र उठ गए और सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गए। यानी कि इस विद्रोह का सबसे पहला कारण था किसानों का शोषण। दूसरा कारण, यानी कि राजा इस विद्रोह में क्यों शामिल हुए। चाहे हम रानी झांसी की बात करें, चाहे अवध की बेगम की बात करें, ये लोग इस विद्रोह में क्यों शामिल हुए। तो यदि आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हो तो उसमें अवध के राजा वाजिद शाह को हटा दिया गया था। मैंने ये बात वहां पे की थी। इसी प्रकार से रानी झांसी से कहा जाएगा कि भाई आपका जो पुत्र है वो आपका पुत्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि गोद लिए हुए पुत्र को हम वारिस नहीं मानते। तो यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करेगी, चाहे वो लॉर्ड वेलेस्ली हो, चाहे लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, और चाहे लॉर्ड डलहौजी हो, इन तीनों ने इस प्रकार की नीतियाँ अपनाई कि ताकि भारत की रियासतों का विलय भारत में
किसी भी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी में कर दिया जाए, चाहे वो 1856 में वाजिद अली शाह को हटाकर अवध का प्रशासन हो, चाहे वो सतारा और नागपुर की बात हो, और चाहे झांसी की बात हो। इन सबको जब इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने साम्राज्य में शामिल करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में यहाँ के राजाओं ने विरोध करना शुरू किया, जैसे कि झांसी की रानी, अवध की बेगम, ये सब अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन गए। उधर बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहेब को पेंशन देने से मना कर दिया गया, तो ऐसे में वो भी बागी हो गए। तो इन रियासतों के विलय के परिणाम स्वरूप जो राजे थे ये ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। यानी कि 1857 का विद्रोह का पहला कारण आर्थिक कारण था, जिसकी वजह से किसान इसमें शामिल हुए। दूसरा कारण राजनीतिक था, उसमें क्या था कि जो रियासतों के राजा थे उनकी सत्ताएं उनसे छीने जाने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढे जाने लगे। परिणाम था उन रियासतों के राजाओं ने, लाइक डैट महारानी झांसी ने, अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने के बजाय उनसे दो दो हाथ करना मुनासिब समझा। तीसरा और सबसे बड़ा प्रभाव था सिपाहियों पर, क्योंकि भाई किसी विद्रोह को सफल जब भी बनाया जा सकता है जब उसमें सेना हो, और ऐसा लग रहा था एक टाइम पे ये विद्रोह डेफिनेटली सफल होगा और भारत को अंग्रेजी सत्ता से वहीं पे के वहीं आज़ादी मिल जाएगी। सिपाहियों की बात किया तो ये माना जाता है कि 1857 की जो विद्रोह की शुरुआत है वो सिपाहियों से हुई थी, और पहला जो शहीद था वो था मंगल पांडे। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत सिपाही विद्रोह से हुई, मेरठ की छावनी से हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शोषक जो नीति थी उसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। अब आप कहेंगे सिपाही आए तो इसमें किसान का क्यों पढ़ा रहा है ये? क्योंकि उन्हीं किसानों के बेटे जो थे वो आर्मी में थे। अब जब आर्मी में उन्हीं किसानों के बेटे भर्ती हुए तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो अंग्रेज नीतियाँ हैं ये उनके पेरेंट्स को क्या कर दे रही हैं, कंगाल कर दे रही हैं, और इसके अलावा जो वो आमदनी मिल रही है उन्हें, उस आमदनी को भी उन्हें कर्जा चुकाने में चला जा रहा है। यानी कि एक तरफ तो किसान लगान दे रहा है, उसका बेटा उधर आर्मी से कमा रहा है, तो वो पैसा जो अपने घर में भेज रहा है उस पैसों को भी आप कर के रूप में दे रहे हो। तो ऐसे में वो बंदा बागी तो होगा ही होगा, और उसके अलावा सेना में भी उसे बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, 7 से 8 रुपये दे रहे हो वेतन, और भोजन, वर्दी और व्यक्तिगत सामान भी नहीं खर्च कर सकता बेचारा वो इतने कम पैसों में। इवन ब्रिटिश जो सैनिक थे उनकी नस्ल अच्छी मानी जाती थी, और भारतीय सैनिकों को गाली देकर बात किया जाता था, खराब खाना दिया जाता था। तो ऐसे में इन सिपाहियों में हीन भावना आ गई। और सबसे बड़ा खतरा धर्म का खतरा। धर्म क्या ना करवा दे, जो जितना अशिक्षित होगा वो उतना ही धर्म का कट्टर होगा। धर्म है, ईश्वर अल्लाह है, हर एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, जो बंदा अपने इष्ट में मान रहा है वो है। लेकिन कभी भी कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप क्या करो, गृह युद्ध कर दो, दंगे कर दो, फसाद कर दो, मार काट कर दो, ये तो नहीं सिखाता कोई धर्म। तो जो बंदा धर्म का कट्टर वही होता है जो अशिक्षित होता है, वरना ज्ञान विज्ञान और समाज का कल्याण, मानवता का विकास, यही तो ज्ञान का क्या है, स्रोत है। तो 1857 के विद्रोह में धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि भारतीयों को ये लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईसाई मिशनरियों को अधिकार दे रही है, और ये ईसाई मिशनरियाँ बड़े पैमाने पर हिंदू और मुसलमानों को क्या बना रही हैं, ईसाई बना रही हैं। ऐसे में इन लोगों ने धर्म के विरोध में ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर दिया। इसके अलावा देखिए ये अफवाहें नहीं थी, इन पे विश्वास करने का भी एक मुद्दा था, क्योंकि जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इन्होंने क्या करा, हमारे धर्म में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इन्होंने बड़े पैमाने पर ऐसे नियम कानून बनाए जिसकी वजह से भारतीय लोगों के मन में ये बात आ गई कि ये लोग हमारी हिंदू मुस्लिम संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं और अपनी ईसाइयत को फैलाना चाहते हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने धर्म सुधार किए, सती प्रथा, बाल विवाह संबंधित कानून बनाए। तो ऐसे में इसके साथ साथ यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि सेना की एक रेजिमेंट को ये कहा गया, जो कि बैरकपुर की रेजिमेंट थी, कि आपको बर्मा जाना है। बर्मा मतलब म्यांमार, आज का जो म्यांमार है उसे बर्मा कहते थे, वो भी समुद्र के रास्ते से। लेकिन इन सैनिकों का धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि उन्हें समुद्र पार की यात्रा करनी चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि भाई हम समुद्र पार की यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा धर्म हमें मना करता है। हमारे धर्म में ये कहा गया कि समुद्र पार करने के बाद इंसान मलिच्छ हो जाता है। तो ऐसे में सेना ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें बहुत बेरहमी से पिटा। इसके साथ साथ कुछ नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ऐसी खबरें एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगी कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईसाइयत को फैलावा दे रही है, जिसकी वजह से समाज के मन में ये बात डर आ गई, और समाज ने ये सोचा कि अपनी संस्कृति को बदलने से अच्छा है इनके खिलाफ क्या कर दिया जाए, दो दो हाथ। तो 1857 के विद्रोह के सबसे पहला कारण क्या था, आर्थिक कारण था। दूसरा राजनीतिक कारण था। तीसरा जो सिपाहियों पर यानी कि सैन्य कारण, और चौथा सामाजिक यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक कारण। तो आप इसमें हेडिंग बना के इन सब चीज़ों के बारे में लिखेंगे। लेकिन कोई भी घटना घटती है तो एक लंबे समय से चलती है,
तो लंबे समय से ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अब तत्कालिक कारण क्या था, यानी कि चिंगारी कहाँ से लगी थी जिसने इस विद्रोह को भड़का दिया? तो ये चिंगारी लगी मेरठ की छावनी से, जहाँ मेरठ की छावनी में नए कारतूस आए थे और इन नए कारतूसों के ऊपर क्या लगा हुआ था, एक ग्रीस का पेपर लगा हुआ था। उस पेपर को आपको मुंह से छीलना होता था और फिर कारतूसों को बंदूकों में भरना होता था। ऐसे में ये बताया गया कि उस ग्रीस के ऊपर सूअर और गाय की चर्बी का लेप लगा हुआ है। गाय की चर्बी का लेप इससे लगा ताकि हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर दिया जाए, और सूअर की चर्बी का लेप इससे लगा है ताकि मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए। तो ऐसी मुद्दा उठ गया और फिर क्या हुआ, सेना ने मना कर दिया कि हम भाई ये वाले कारतूस नहीं छीलेंगे। परिणाम ये हुआ कि तुरंत के तुरंत मंगल पांडे ने, जिसे कारतूस छीलने के लिए कहा गया, उनने क्या करा, अपने सामने खड़े ब्रिटिश अफसर को गोली से मार दिया। आगे चलकर उसे फांसी पर लटका दिया गया और यहीं से विद्रोह शुरू हो जाता है मेरठ की छावनी से, जहां आगे ये बताया जाता है। तो यहाँ से अब तक हमने विद्रोह के कारण पढ़े हैं। तो 27 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में एक युवा सैनिक मंगल पांडे, जिसने अकेले ही ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके बगावत कर दी, आगे चलकर उसे फांसी पर लटका दिया गया और इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सिपाहियों में से असंतोष आ ही चुका था, सिपाहियों में क्रोध की भावना उठ ही चुकी थी। इस घटना के एक महीने के अंदर 24 अप्रैल को मेरठ में देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने कारतूसों को छीलने से मना कर दिया। उन 90 में से 85 को बर्खास्त कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया और 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। 9 मई को जैसी सज़ा सुनाई गई, वैसी 10 मई को बाकी जितने भी सिपाही थे उन्होंने विरोध कर दिया, जेल को तोड़ दिया और अपने इन साथियों को क्या कर लिया, आज़ाद कर दिया और सामने आने वाले हर एक अंग्रेज अफसर को मार गिराया। और देखते देखते ये सेना सीधी चल पड़ी किसकी ओर, दिल्ली की तरफ। जिससे पता चलता है ये विद्रोह एक सोची समझी साजिश थी। ये विद्रोह तुरंत की तुरंत कोई आग नहीं थी, क्योंकि जब सिपाहियों ने अधिकारियों पर गोली चलाई तो उसके बाद तुरंत ही आम जनता ने सैनिक बाजारों को लूटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के बंगलों पर आक्रमण करके उन्हें जला डाला। आसपास के गांव के लोगों ने शहर में घुस गए और सब लोग दिल्ली की ओर जाने लगे। दिल्ली चलो का नारा दे दिया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर एक छोटी सी बगावत एक बड़ा विद्रोह बन गई और पूरी राजनीति को उसने हिला दिया और आज वही घटना इतिहास में दर्ज हो गई है। अगले एक महीने में बंगाल की पूरी फौज ने बगावत कर दी। सारा उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत शस्त्र लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया। अलीगढ़, मैनपुरी, बुलंदशहर, इटावा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, शाहाबाद, दानापुर और पूरी पंजाब, जहां भी भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। पूरा ब्रिटिश प्रशासन तितर बितर हो गया। इसके तुरंत बाद शहर और गाँव में विद्रोह शुरू हो गए, लेकिन कई स्थान ऐसे भी थे जहां लोगों ने सेना के विद्रोह से पहले ही बगावत कर दी थी। जब विद्रोह भड़का तो सरकारी खजाना लूट लिया गया, गोले बारूद जब्त कर लिए गए, बैरक और न्यायालयों को जला दिया गया, कारागार के दरवाजे खोल दिए गए। गांव में किसानों ने बेदखल किए गए जमींदारों ने महाजनों और नए नए जमींदारों पर, जिन्हें बेदखल किया गया था, उन पर हमला कर दिया। यानी कि हर एक वर्ग इस विद्रोह में शामिल हो गया। और क्यों शामिल हुआ, इसके कारण की चर्चा हम पहले से ही कर चुके हैं। जिन लोगों ने बगावत में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, उन्होंने भी चोरे छुपे अपना साथ दिया। जैसे उन्होंने बड़े पैमाने पर विद्रोहियों की सेवा करी, विद्रोहियों को भोजन की आपूर्ति करवाई, उन्हें खाना पीना दिया गया। यानी कि लड़ाई नहीं करी तो क्या करा, अलग तरीके से सहयोग किया। इसके अलावा ब्रिटिश फौजों को गलत सूचनाएं देकर गुमराह भी किया गया। तो इस प्रकार से कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से। ये माना जाता है कि हजारों की संख्या में इंदौर सैन्य दल इंदौर में विद्रोही सिपाहियों के साथ शामिल हो गए। 20,000 से ज़्यादा लोग ग्वालियर के तात्या टोपे के साथ शामिल हो गए और रानी झांसी के साथ चले गए। सबसे बड़ी बात थी इस विद्रोह की कि हिंदू मुस्लिम एकता थी। मेरठ और दिल्ली के हिंदू सिपाहियों ने एकमत होकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट चुन लिया। यानी कि 10 मई रविवार 1857 का दिन रमज़ान का महीना था और जो यहाँ का राजा था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये नमाज अदा करके उठाई था कि बगावती भीड़ वहाँ पर आ गई और उन्होंने कहा कि महाराज आप इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान करें। महाराज के पास और कोई चारा नहीं था और महाराज ने इस विद्रोह को अपनी हरी झंडी दे दी। और उसके बाद ये विद्रोह एक राजनीतिक विद्रोह में तब्दील हो गया, जिसका एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन ये बनता है 1857 के विद्रोह के कारण बताइए। आगे चैप्टर में 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो 1857 के विद्रोह के समय अगर बात की जाए तो लगभग 45,000 यूरोपीय एंड 2,32,000 भारतीय इसमें शामिल थे। इस समय अधिकांश यूरोपीय इकाइयां कब्जे में ले ली गई और कलकत्ता और दिल्ली के क्षेत्रों में हर जगह विद्रोहियों ने अपने अपने क्षेत्रों को जीत लिया। मेरठ की विद्रोही सेना 11 मई को दिल्ली पहुंच गई
और मुगल शाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेतृत्व संभालने के लिए कहा। इसी प्रकार जून में अलीगढ़, मैनपुरी, बुलंदशहर, इटावा, मथुरा, लखनऊ, बरेली, कानपुर, झांसी, नीमच, मुरादाबाद और सहारनपुर, इन क्षेत्रों तक ये विद्रोह की आग फैल गई। आगे चलकर सितंबर 1857 तक ग्वालियर, मोहो, सियालकोट तथा बिहार में दानापुर, हजारीबाग, रांची और भागलपुर, इन सब क्षेत्रों में ये विद्रोह फैल गया। हालांकि आगे चलकर अक्टूबर-नवंबर तक विद्रोह शांत हो गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर बाहर से सेना बुलाई, यानी कि यूरोप से सेना दल रवाना हुआ और इन्होंने आकर भारत में मारकाट मचा दी। इसके अलावा देखिए, इस विद्रोह के खत्म होने के और भी कई कारण थे, जिसकी बात अभी मैं आगे करूँगा। पहले विद्रोह के दौरान कैसे कैसे घटनाएं घटी उसकी बात कर लेते हैं। तो किस प्रकार से सेना शामिल हुई, ये अभी तक पढ़ा हमने। अब देखिए, विद्रोह की आग मेरठ और दिल्ली से गंगा तट के नीचे की ओर फैली, और देखते देखते जैसे जैसे विद्रोह की खबर फैलती गई, वैसे वैसे लोग विद्रोह में शामिल होते गए। लोगों ने 30 मई 1857 का दिन तो ये कह दिया कि 30 मई 1857 का दिन लास्ट होना चाहिए अंग्रेजों का भारत में, यानी कि 30 मई 1857 को यहाँ से इन्हें भगा ही देना है हमें। तो ऐसी अफवाहें थी, जिन्होंने धर्म से संबंधित अफवाहें थी, जिन्होंने विद्रोह में घी, यानी कि आग में घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से विद्रोह फैल गया। एक गांव से दूसरे गांव जनता ने क्या किया, तो एक गांव से दूसरे गांव चपातियाँ बांटी गई, यानी कि रोटियां बांटी गई। हालांकि रोटियों का हल्का फुल्का अर्थ नहीं था, ये विद्रोह का एक बिगुल था। ये माना गया कि ये रोटियां जहाँ जहाँ पहुँची वहाँ वहाँ विद्रोह की आग फैली। चर्बी लगे कारतूस, आटों में हड्डी के चूर्ण की मिलावट और जबरदस्ती ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की अफवाहों ने जनता को असंतोष कर दिया था, और ऐसे में ये असंतुष्ट जनता विद्रोह में शामिल हो गई। ये लोग इकट्ठा होने लगे, विचार बनाने लगे, योजनाएं बनाने लगे और सरकारी संपत्तियों पर आक्रमण करने लगे। इसके अलावा लोग जाति और नातेदार के संबंध से इकट्ठे होने लगे, और अमूमन 30 से 60 गांव के लोग एक साथ मिलकर मुख्यालयों पर आक्रमण करते थे। आक्रमण करने का तरीका एक जैसा होता था। जितने भी कर वसूलने वाले अधिकारी थे, इन्हें मारा गया। न्यायालय में काम करने वाले अधिकारियों को मारा गया, पुलिसों को मारा गया, और जो वो बनिए थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर उस समय इन लोगों को लूटा था, उन्हें भी मारा गया। कोष लूटे लिए गए और कैदियों को रिहा कर दिया गया। कई मकानों में आग लगाई गई। ये सब विद्रोह के दौरान आम घटनाएं थीं। लेकिन विद्रोह का अंत कैसे हुआ, इसकी बात हम करते हैं। विद्रोह के अंत की बात की जाए तो विद्रोह का ये अंत हुआ, उसका प्रमुख कारण ये था, आगे बताया गया, ये रहा विद्रोह का दमन और विद्रोह का पतन। उसका एक कारण ये था कि भारत में सभी लोग ना इस विद्रोह में शामिल ही नहीं हुए। केवल कुछ ही संस्थाएं थी जो विद्रोह में शामिल हुई। तो पहले उन संस्थाओं की बात करते हैं जो विद्रोह में शामिल हुई। तो दिल्ली में कब्जा करने के बाद पड़ोसी राज्य जो आधुनिक राजस्थान था, इससे भी सहयोग मांगा गया कि भाई तू विद्रोह में शामिल हो जा और हमारा साथ दे। इसके अलावा सेना में अन्य विभागों से लोगों को भर्ती किया गया। विद्रोहियों ने ये कहा कि हाँ भाई, निम्नलिखित चीज़ें हमें शामिल करनी है। दिल्ली के आदेश का पालन करना है, यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय हमारा राजा है। वजीर की सेनाएं जो हैं वो चुनाव से बनेगी। सेना की सम्मति के बाद ही सेना के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। अवध के विद्रोही के जितने भी काउंसिल हैं उसके निर्णय लेने वाली इकाइयाँ होंगी, यानी कि अपनी अपनी समानांतर सरकारें बना दी गई और हर एक क्षेत्र के लिए आदेश लागू कर दिए गए इस विद्रोह के दौरान। अब बात आती है विद्रोह का दमन कैसे हुआ। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के खत्म होने का पहला कारण ये था कि इसमें सभी लोगों ने भाग नहीं लिया। शिक्षित वर्ग और मध्य वर्ग जो है वो इससे दूर रहा, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर ये विद्रोह सफल हो गया तो भारत में जो ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है वो रुक जाएगा और वापस से मुगल सत्ता वही वाली वापस आ जाएगी। परिणाम ये रहेगा कि भारत फिर से अंधकार के युग में चल जाएगा और पिछड़ा हुआ कहलाएगा, क्योंकि देश के विकास के लिए ज्ञान विज्ञान का विकास जरूरी है और वो सिर्फ जब ब्रिटिश होते तो ही आ सकता था, अदरवाइज नहीं आता। देश के कई हिस्सों में रेलवे की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट थे ब्रिटिश के, ये पढ़े लिखे लोगों के मन में थे, तो ऐसे में वो लोग नहीं शामिल हुए। इसके अलावा बहुत सारे ज़मींदारों को ये कहा गया कि आप भैया विद्रोह में शामिल मत हो, आप बदले में आपकी ज़मींदारी लौटा दी जाएगी। तो ऐसे में ये जो रिश्वतखोर ज़मींदार थे ये नहीं शामिल हुए। हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया। कई जगह पैसे दे देकर बहुत सारे राजाओं को बिठाया गया। कई राजाओं से ये कहा गया कि आप विद्रोह में अगर शामिल नहीं होंगे तो हम आपकी रियासत लौटा देंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे राजा इसमें शामिल भी नहीं हुए। परिणाम ये रहा कि अंग्रेज़ों ने जो फूट डाली और इसके साथ साथ यूरोप से जो नई सेना मंगाई, तो इन्होंने जो बगावती राजा थे उनको एक तरफ से मारना शुरू करा। जनता में भगदड़ मच गई और जनता तितर बितर हो गई। आग तोप के गोलों के आगे लगाकर लोगों को उड़ा दिया गया ताकि लोगों के मन में डर पैदा कर दिया जाए। अंततः 1857 का विद्रोह दमन कर दिया गया और सितंबर में दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। रानी झांसी वीर गति को प्राप्त हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब जो थे वो कानपुर में विद्रोह करते, आगे चलकर वो भी नेपाल में जाकर छिप गए।
आरा के कुंवर सिंह, जिन्होंने आजमगढ़ गाजीपुर को अपना ऋण क्षेत्र बनाया था, वो अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। बेगम हजरत महल, जो बाद में नेपाल भाग गई। अवध की सीमाएं और रोहिलखंड में विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला ने किया और अंतिम दिन तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनकी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे अपने मूल स्थान से हारकर ग्वालियर पहुंचे और अक्टूबर में नर्मदा पार किया। आखिरकार उन्हें बंदी बनाकर मृत्युदंड दे दिया गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय के बेटों को मार दिया गया और उसे भी क्या कर दिया गया, रंगून की जेल में डाल दिया गया, जहां उसके आगे चलकर मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया गया। जितने भी बड़े बड़े राजा थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद के हालात क्या रहे? तो 1857 के बाद के विद्रोह के जो थे हालात वो ये थे कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने भूमि को जब्त कर लिया, उन्हें दोबारा पुनर्वितरित किया गया, दोबारा से नीलामी की गई और नए नए जमींदारों को क्या दी गई, सत्ता दी गई। उन जमींदारों को सत्ता दी गई जो अंग्रेजों के चापलूस रहे। और इसके साथ साथ यही बताया जाता है जो ज़्यादा मूल्य वाली भूमि थी वो अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में रखी और जो कम मूल्य वाली भूमि थी वो पुरस्कार के रूप में बड़े बड़े जमींदारों को दे दी। राजों महाराजाओं की बात करें तो 1857 के विद्रोह के बाद सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का शासन यानी कि क्राउन का शासन यहाँ शुरू हो गया। ऐसे में उन राजाओं को प्रोत्साहन दिया गया, उन राजाओं को पुरस्कार दिया गया जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। कई राजाओं को नाइटहुड की उपाधि दी गई। नाइटहुड का मतलब था भारत का सितारा। तो इस प्रकार से जितनी भी रियासतें विरोध में थी उनको दंडित किया गया और जितनी भी रियासतें इनके पक्ष में थी उन्हें सम्मान दिया गया। इसके साथ ही साथ महारानी ने अपने अधिनियम में इस बात की घोषणा करी कि अब हम क्या है कि जितने भी भारतीय रियासतें हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, आप अपना अपना शासन चला सकते हैं लेकिन हमारे तरीके से। सेना पर क्या प्रभाव पड़ा 1857 के विद्रोह का? सेना पर यह प्रभाव पड़ा कि भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। इसके अलावा उच्च पदों पर केवल ब्रिटिश लोगों को रखा गया। भारतीय सैनिकों के हथियार भी निम्न किस्म के कर दिए गए। इसके अलावा भारतीय सेना की टुकड़ियों को एक टुकड़ी को दूसरी टुकड़ी से इतना अलग कर दिया गया कि अगर युद्ध हो तो दूसरी टुकड़ी पहली टुकड़ियों को गोली भी मार दे तो भी उन्हें फर्क ना पड़े। ये ब्रिटिश सेना की क्या थी, सेना नीति जिसने प्रभाव डाला। आगे चलकर ब्रिटिश नीति की बात की जाए तो 1859 तक लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया गया और बाकी सबको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। अब इन्होंने ये भी कहा कि सरकारी नौकरी सबके लिए उपलब्ध होगी और भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं का भी क्या करोगा, सम्मान किया जाएगा। क्योंकि अब अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि अगर हमें भारत में शासन करना है तो भारतीयों के हिसाब से करना होगा और फिर उनको शासन करके हम अपना लाभ कमा सकते हैं। तो ये चैप्टर है। इसके बाद इस चैप्टर में एक निष्कर्ष दिया गया यानी कि सारांश दिया गया है। तो देखा जाए तो 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, 1857 के विद्रोह के दौरान किस प्रकार से कत्लेआम मचा और 1857 के बाद भारत की राजनीति में क्या बदलाव आए, यही इस चैप्टर का मूल था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।